बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट की हुई थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जिसका हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे थे। आज चैप्टर नंबर 1 के हम लोग लास्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे और लेक्चर नंबर 8 को हम लोग टीच करेंगे। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे एग्जाम्पल ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसके अंदर हम लोग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको स्टडी करेंगे, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ द मैन। तो आइए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के टॉपिक का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल मेथड। अगर हम लोग बायोलॉजिकल मेथड की बात करें तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर से करते आ रहे हैं। तो किसी भी आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को या ऐसी प्रॉब्लम जो किसी भी जानदार के रिलेट होती है, उसको सॉल्व करने वाले मेथड को आप लोग कह रहे होते हो बायोलॉजिकल मेथड, जिसको सॉल्व करने के लिए 6 स्टेप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द रिकॉग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड वन इज द ऑब्जर्वेशन, थर्ड वन इज द हाइपोथेसिस, फोर्थ वन इज द डिडक्शन एंड देन एक्सपेरिमेंटेशन, एंड लास्ट में हमारे पास क्या होता है, हम लोग इसका रिजल्ट बयान कर रहे होते हैं। तो आज हम लोग एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड के प्रॉब्लम के अंदर सेकंड एग्जाम्पल को टीच करेंगे, जिसके अंदर एग्जाम्पल हम लोग स्टडी करेंगे, यानी कि प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ अ मैन। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो हमें थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक के साथ रिलेट करना पड़ेगा। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एग्जाम्पल ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड, जहां पे हम लोगों ने मलेरिया को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पे डिस्कस किया था और हम लोगों ने स्टडी किया था कि मलेरिया होता क्या है और कॉज कैसे होता है। और वहां पे हम लोग रिजल्ट पे ये पहुंचे थे कि जो प्लाज्मोडियम होता है, इट इज द मेजर कॉज ऑफ द मलेरिया। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस टॉपिक के अंदर इस बात का रिजल्ट निकाला था कि जो मलेरिया को कॉज करने वाला एजेंट होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम है। तो आज उसी को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। जो प्लाज्मोडियम होता है, जो इंसान के या किसी भी जानदार के ब्लड में आके मलेरिया कॉज करवाता है, आखिर वो कैसे ब्लड के अंदर ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो पहले हमारे पास स्टेप आया था रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ अ मैन। हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि आखिर कैसे, किस तरीके के जरिए जो प्लाज्मोडियम है वो ब्लड ऑफ अ मैन, किसी भी जानदार के ब्लड के अंदर एंटर होता है, आपके पास स्प्रेड हो रहा होता है एक जानदार से दूसरे जानदार में। हमें पता है कि जब भी हम लोग रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, तो हम लोग अगले स्टेप की जानिब बढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड एज द ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन, आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक के अंदर ही बहुत सारी स्टडी की हुई है, जिसके अंदर से कुछ जो मेजर आपकी बुक ने दोबारा आपके पास रिकॉल करवाई है, जिसके अंदर पहली ऑब्जर्वेशन है मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शी एरिया। वो कहते हैं मलेरिया इज एसोसिएटेड, ताल्लुक रखता है किसके साथ, मार्शी एरिया। मार्शी एरिया आप लोग कह रहे होते हैं दलदली इलाके को। वो कहते हैं मलेरिया और मार्शी यानी कि दलदली इलाकों का कोई रिलेशन होता है, क्योंकि आगे पास ये स्टडी किया गया और ऑब्जर्व किया गया है कि वो लोग जो मार्शी एरिया में रहते हैं उनके अंदर मलेरिया स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दोज जो मार्शी एरिया के अंदर नहीं रहते। तो इसका मतलब है कि मार्शी एरिया और मलेरिया के अंदर आगे पास कोई ताल्लुक मौजूद है। दूसरी ऑब्जर्वेशन है कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द मलेरिया डिड नॉट कॉज मलेरिया। तो अगर हमारे पास, सॉरी यहां पे आएगा मार्शी एरिया, तो ये था मार्शी एरिया। तो यहां पे हमारे पास है कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ द मार्शी एरिया डिड नॉट कॉज मलेरिया। जो मार्शी एरियाज होते हैं, जो आगे पास दलदली इलाके होते हैं, उनका जो हम लोग अगर पानी पीते हैं, ड्रिंक वाटर खा रहे होते हैं, तो वाटर के अंदर किसी किस्म का कोई प्लाज्मोडियम नहीं होता, जिसकी वजह से वहां पे आगे पास किसी किस्म का कोई भी मलेरिया कॉज नहीं हो रहा होता। अब इसी टॉपिक के रिलेट एक साइंटिस्ट था इन 1883, जो कि एक फिजिशियन था, AFA किंग। उसने आगे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशन को डेवलप किया है, जिसने आगे पास 20 ऑब्जर्वेशन बनाई थी, जिनमें से मेजर जो थी वो 3 है और आपकी बुक ने 3 को ही बयान किया हुआ है। और आपके पंजाब बोर्ड के लिहाज से अगर बात करें तो पंजाब बोर्ड में ये आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर AFA किंग की मौजूद ये ऑब्जर्वेशन को पूछा जा रहा होता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि AFA किंग की ऑब्जर्वेशन क्या है। पहली ऑब्जर्वेशन वो लिख रहे हैं कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इंडोर। तो पहली ऑब्जर्वेशन के अंदर लिख रहे हैं कि वो लोग
जो क्या करते हैं आगे पास आउटडोर यानी कि खुली फजा के अंदर चार दीवारी से बाहर आगे पास सोते हैं, हैज मोर चांसेस, उनके पास चांसेस ज्यादा होते हैं कि उन्हें क्या हो जाएगा, गेट मलेरिया, उनको मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू दोस, उन लोगों के हु स्लेप्ट इंडोर, जो क्या करते हैं चार दीवारी के अंदर आगे पास सोते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो खुली फजा के अंदर सोते हैं उनमें मलेरिया कॉज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जो घरों के अंदर या आगे पास किसी भी बंद कमरे के अंदर सो रहे होते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन उसने की, पीपल हु स्लेप्ट अंडर अ फाइन नेट लेस चांसेस टू गेट मलेरिया देन दोज डिड नॉट यूज सच नेट्स। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन एएफए किंग ने ये की कि वो लोग जो सोने के लिए यानी कि आगे पास इस्तेमाल कर रहे होते हैं फाइन नेट को। फाइन नेट एक आगे पास स्पेशल जाली होती है, जालीनुमा यानी कि नेट होती है, जिससे अमूमन आप लोग मच्छरदानी, आपके पास मच्छरदानी वाले आगे पास जाली भी कह रहे होते हो, तो वो जाली के अंदर आगे पास स्पेशल किस्म की जाली होती है, अगर उसके अंदर आगे पास स्लीप कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो उनको मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जिनको जो आगे पास ऐसी नेट को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि नेट जो होती है आगे पास में बहुत स्मॉल होल्स होते हैं जिसमें से मॉस्किटो आगे पास आउट नहीं कर सकता। और तीसरी ऑब्जर्वेशन उसने की थी कि पीपल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। कहता है ऐसा देखा गया है कि वो लोग जो सोते हैं नियर अ स्मोकी फायर, एक ऐसी आग जिसमें बहुत ज्यादा धुआं आगे पास निकल रहा होता है, तो स्मोकी फायर यानी कि धुएंदार आग के करीब जो आगे पास सोते हैं उन्हें मलेरिया होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो जब भी हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बुनियाद को हम लोग टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज द हाइपोथेसिस। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या चीज ऑब्जर्व हुई, क्या चीज हमें एनालिसिस हुई, उसको हम लोग अपनी हाइपोथेसिस के अंदर बयान करते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं हाइपोथेसिस की जानिब। तो यहाँ पे हम लोग हाइपोथेसिस लिख रहे हैं। हाइपोथेसिस क्या है कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड इन्वॉल्व इन स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज। सर अगर हम लोग ये वाली ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो इन ऑब्जर्वेशन से यही पता चल रहा होता है कि मार्शी एरिया के अंदर मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम बहुत ज्यादा मौजूद है, लेकिन उनका जो ड्रिंकिंग वाटर है पानी के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है। तो सर कैसे हो सकता है मलेरिया कॉज? तो उसने आगे पास इन ऑब्जर्वेशन को अगर आप लोग देखोगे, वो लोग जो बाहर सोते हैं घर के अंदर नहीं सोते, उनमें मॉस्किटो को कट करने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। या वो लोग जो आगे पास नेट का इस्तेमाल करते हैं मलेरिया कम होता है, वो जो इस्तेमाल नहीं करते उन्हें आगे पास मलेरिया क्या होता है, ज्यादा, यानी कि स्मॉल होल्स होते हैं, मॉस्किटो आगे पास एंटर नहीं कर सकता। और पीपल हु डिड नॉट स्लेप, पीपल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी, ऐसे जो आगे पास स्मोकी फायर के करीब आगे पास होते हैं उन्हें भी मलेरिया नहीं होता, क्योंकि जहां पे आगे पास स्मोक होती है मॉस्किटो क्या होते हैं वहां से दूर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इन सारी हाइपोथेसिस को मद्देनजर रखते हुए हमें यही रिजल्ट नजर आ रहा होता है कि पानी की वजह से भी नहीं हो रहा, किसी लिक्विड की वजह से भी नहीं है। और इन हाइपोथेसिस को मद्देनजर रखते हुए हमें यही पता चल रहा है कि आगे पास प्लाज्मोडियम को कौन स्प्रेड कर रहा होता है, कोई ना कोई मॉस्किटो होगा। तो हाइपोथेसिस के अंदर हम लोग यही लिख रहे हैं कि आगे पास जो प्लाज्मोडियम है उसको ट्रांसमिट कौन कर रहा होता है, कोई ना कोई मॉस्किटो होता है। और यही मॉस्किटो क्या होता है, इन्वॉल्व इन द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, यही मॉस्किटो क्या करता है आगे पास डिजीज को स्प्रेड करने में, फैलाने में किरदार अदा कर रहा होता है। हमें पता है कि जब भी हम लोग बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करते हुए हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस के अगला हमारा स्टेप होता है डिडक्शन बनाना, यानी कि उसी हाइपोथेसिस को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना और इफ और देन का इस्तेमाल करके उसको मजीद लॉजिकल और आगे पास अंडरस्टैंडेबल बनाने के अंदाज को आप लोग डिडक्शन कह रहे होते हो। तो अगर मैं इसी आगे पास हाइपोथेसिस को इफ और देन लगा के लॉजिकल बनाऊं तो मैं क्या कहूंगा कि इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन स्प्रेडिंग ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटो। हमारी हाइपोथेसिस क्या थी कि जो मॉस्किटो होता है वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, और वही मॉस्किटो क्या होता है, इन्वॉल्व इन द स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज। हकीकत में आगे पास कोई मॉस्किटो है जो स्प्रेड कर रहा होता है मलेरिया को या किसी भी डिजीज को। तो हम लोग डिडक्शन के अंदर कह रहे हैं कि अगर वाकई ही ऐसा मुमकिन है कि मॉस्किटो क्या करेगा, स्प्रेड करेगा मलेरिया को या प्लाज्मोडियम को, तो इसका मतलब है कि प्लाज्मोडियम जो है वो मॉस्किटो के अंदर भी मौजूद होना लाजिम है। तो इफ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मॉस्किटो वाकई ही मलेरिया को फैलाता है देन तो प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन दी मॉस्किटो, तो मॉस्किटो के अंदर खुद भी प्लाज्मोडियम का मौजूद होना जरूरी है। अब इसी चीज को प्रूफ करने के लिए आया कि हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन या हाइपोथेसिस सही बनाई है या नहीं बनाई, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करते हैं। हमारी बुक के अंदर 3 तरह के एक्सपेरिमेंट
बयान किए गए, हम लोग तीनों के आगे पास एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, 2 एंड 3 है। एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर आगे पास वो पहली वाली बात को प्रूफ करेगा, क्या वाकई ही मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है या नहीं है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 के अंदर वो बताएगा कि कैसे आगे पास ट्रांसमिट कर रहा होता है मॉस्किटो प्लाज्मोडियम from one person to the another person या from one living organism to the another living organism। तो आइए बढ़ते हैं अपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की जानिब। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इन 1880s के अंदर एक साइंटिस्ट था रोनाल्ड रॉस। इसने आगे पास क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसने एक मॉस्किटो लिया विच इज कॉल्ड एज द एनोफिलीज मॉस्किटो। और यही आगे पास इसकी आगे पास मेंबर का जो फीमेल मेंबर होती है, इट इज द मेन मेंबर टू कॉज द मलेरिया। तो ह्यूमंस को आगे पास जो मलेरिया कॉज हो रहा होता है, वो जो मॉस्किटो होता है उसका नाम क्या होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो होता है। उनका भी कौन सा होता है, फीमेल मेंबर मौजूद होता है। तो उन्होंने क्या किया, आगे पास एक साइंटिस्ट था रोनाल्ड रॉस, उसने क्या किया, एक मॉस्किटो लिया फीमेल एनोफिलीज, उसको क्या किया, बाइट करवाया एक ऐसे पेशेंट को जो कि सफर था फ्रॉम मलेरिया, यानी कि मलेरियल पेशेंट को उसने क्या किया, बाइट करवाया। अब जारी बात है, मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर क्या मौजूद है, प्लाज्मोडियम, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। अब जैसे ही मॉस्किटो इसको बाइट करेगा, इसके आगे पास ब्लड को सक करेगा, तो ब्लड के अंदर से प्लाज्मोडियम भी क्या करेगा, मॉस्किटो के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर चले जाएगा। तो उसने आगे पास यही सोचा और उसके बाद क्या किया, जैसे इसने बाइट किया मलेरियल पेशेंट को, उसके फौरन बाद उसने मॉस्किटो को क्या करवा दिया, किल करवा दिया। और जैसे ही किल करता है आगे पास, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखता है और जैसे ही देखता है तो आगे पास वो काफी ज्यादा आगे पास परेशान होता है कि मॉस्किटो के जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम पाया जाता है। तो इसने ये बात साबित कर दी है कि मॉस्किटो अगर आगे पास फैलाएगा तो मॉस्किटो के अंदर भी प्लाज्मोडियम का मौजूद होना जरूरी है। और इसने साबित किया था कि मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम जो होता है वो कहां पाया जाता है, स्टमक के अंदर पाया जाता है, यानी कि जैसे आगे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मूव कर रहा होता है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर इसने आगे पर ट्रांसमिशन बताई कि क्या वाकई ही जो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के स्टमक के अंदर जा रहा है, क्या वो वाकई ही किसी और जानदार के अंदर वो ट्रांसमिट कर सकता है या अपने ही अंदर रखता है। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए रोनाल्ड रॉस ने ही एक और एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में उसने स्पैरोस को इस्तेमाल किया, इंसानों को इस्तेमाल नहीं किया। याद रखना बायोलॉजी के अंदर जब कभी हम लोग किसी किस्म का कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो ह्यूमन बींग्स को डायरेक्टली इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आगे पास और एनिमल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इस साइंटिस्ट ने आगे पास स्पैरोस को इस्तेमाल किया था। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर उसने स्पैरो को इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ द मैन। तो उसने क्या किया, एक मॉस्किटो लिया विच इज कॉल्ड एज द क्यूलेक्स मॉस्किटो। उसने क्या किया, एक इन्फेक्टेड स्पैरो, यानी कि एक ऐसी स्पैरो जिसको मलेरिया कॉज हो चुका था, उसको बाइट करवाया एक ऐसे मॉस्किटो, इसका नाम क्या था, क्यूलेक्स मॉस्किटो था। अब क्यूलेक्स मॉस्किटो ने जैसे ही बाइट किया इस आगे पास स्पैरो को जो कि मलेरिया कॉज हो चुका था जिसको, अब जैसे ही बाइट करेगा तो वो मॉस्किटो जो होगा उसके स्टमक के अंदर दोबारा से क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लाई क्या करता है, स्टमक के अंदर। कहते हैं जैसे जैसे हम लोग देखते हैं टाइम गुजरता जाता है तो स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई करके, यानी कि अपनी तादाद को प्लाज्मोडियम ज्यादा करते करते उसके बाद ट्रांसमिट कर रहे होते हैं खुद को सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, किसी भी जानदार के ओरल कैविटी के अंदर पाए जाने वाले स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स जो कि ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा को सेक्रेट कर रहे होते हैं, लुआब को यानी कि थूक को रिलीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। दिस ग्लैंड्स इज कॉल्ड एज अ सलाइवरी ग्लैंड्स। और वो क्या करते हैं, इसी सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम को एंटर करवाता है। उसके बाद ये क्या करता है, जो इन्फेक्टेड स्पैरो से मॉस्किटो को बाइट करवाया था जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, इसी मॉस्किटो को दोबारा आगे पास बाइट करवाता है एक हेल्दी स्पैरो को जिसको मलेरिया नहीं था। अब जैसे ही हेल्दी स्पैरो को इंजेक्ट करवाता है तो होता क्या है, कुछ देर के बाद देखता है वो स्पैरो भी क्या हो चुकी थी, मलेरिया के अंदर मुब्तला हो चुकी थी। तो यहां से साबित हुआ कि इसके जो सलाइवा के अंदर प्लाज्मोडियम था वो बाइट के दौरान उसने हेल्दी स्पैरो को भी ट्रांसमिट किया था। इसी वजह से हेल्दी स्पैरो को भी क्या हो चुका था, मलेरिया कॉज हो चुका था। तो रोनाल्ड रॉस ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखाया था कि एक मॉस्किटो क्या करता है, कैसे प्लाज्मोडियम को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसमिट कर रहा होता है। अब सर मसला यहां पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें इतना तो पता चल गया है कि मॉस्किटो वाकई ही ट्रांसमिट कर रहा होता है, प्लाज्मोडियम को या मलेरिया को स्प्रेड करने का कॉज बनता है। लेकिन रीजन ये होती है कि हम लोग तो स्टडी कर रहे हैं इंसानों को, मलेरिया हो रहा है इंसानों को, तो हम लोगों को लाजमी तौर पे इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट करना लाजिम है। तो आपके पास 1898 के अंदर एक और साइंटिस्ट आया
जिसने ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्योंकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये बात कर चुके हैं कि मलेरिया एक बहुत ही जानलेवा डिजीज थी। अब लोगों को इससे छुटकारा हासिल करवाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए हमें ये एक्सपेरिमेंट करना जरूरी था। तो एक साइंटिस्ट आया, उसने आगे पास कर लिया, एनोफिस मॉस्किटो ली, यानी कि सेम मॉस्किटो ली, उसका फीमेल मेंबर लिया, उसे क्या करवाया, बाइट करवाया एक ऐसे पेशेंट को जो कि मलेरिया कॉज हो चुका था, यानी कि मलेरिया के अंदर सफरिंग या मुब्तला पेशेंट को उसने बाइट करवाया। अब जैसे ही ये मॉस्किटो मलेरिया के पेशेंट को बाइट करेगा तो मॉस्किटो के अंदर भी क्या आ जाएगा, आगे पास प्लाज्मोडियम आ जाएगा। पहले स्टमक के अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद सलाइवा के अंदर जाकर मिक्स हो जाएगा। अब जैसे ही मॉस्किटो गॉट प्लाज्मोडियम, उसके अंदर प्लाज्मोडियम आ जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, इसी वाले मॉस्किटो को जिसके अंदर प्लाज्मोडियम, एक हेल्दी पर्सन को बाइट करवाता है। जब वो हेल्दी पर्सन को बाइट करवाएगा तो हेल्दी पर्सन को कुछ देर के बाद देखता है उसको भी क्या हो चुका है, मलेरिया कॉज हो चुका है। तो इसने हमारे पास साबित किया कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, ट्रांसमिट हो रहा होता है थ्रू द हाइपोथेसिस। तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो हम लोग रिजल्ट लिख रहे होते हैं, तो रिजल्ट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं कि हमारी जो हाइपोथेसिस आगे पास करेक्ट है। और इस सारे के सारे एक्सपेरिमेंट ने मिलकर हमें ये सबूत दिया है कि जो मॉस्किटो है वो ट्रांसमिट कर रहा होता है प्लाज्मोडियम को, एंड मॉस्किटो आल्सो अ मेन रीजन एंड इन्वॉल्व इन द स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज। दिस इज आवर टुडे टॉपिक। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।